यानी कि नोट्स को देख लेते हैं, काम की चीज़ें ना एग्जाम से रिलेटेड वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है राजनीतिक फैसले और विकास। हमने एक घटना देखी थी जिसमें उड़ीसा में लौह अयस्क का भंडार मिला था और राज्य सरकार जो थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं से सहमति बनाना चाहती थी कि भाई तुम भी आ जाओ यहाँ पे और अपन लौह अयस्क निकालना प्रारंभ करते हैं या इसका दोहन करना शुरू करते हैं। तो फिर सरकार को क्या फ़ायदा था, जैसे बहुत आज के समय बोलते हैं ना कि मतलब के बिना कोई काम नहीं करता है ना। कोई सरकारी अधिकारी होता है तो भी कुछ पैसे लेकर ही अपना काम करता है। तो फिर सरकार भी ऐसे सोच रही थी कि भाई उड़ीसा में अपने राज्य में लौह अयस्क के भंडार मिले, अच्छी बात है, हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। सारी कंपनियां आएगी, कंपनियां उनका प्रॉफिट उठाएगी, लेकिन हमको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो इसी कंडीशन में उन्होंने मतलब मीटिंग बुलाई होगी, कुछ किया होगा। फिर उन्होंने देखा कि सबसे पहली बात कि राज्य सरकार इनकम करती है, पैसे कमाती है, अपन से भी बहुत सारे कमाती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अपना पेमेंट सही, पैसे सही जगह लग जाएगा और जब कंपनियां यहाँ पे काम करेगी तो अपन को भी एज ए कमीशन कुछ देगी। अगर राज्य सरकार 2 रुपये लगा रही तो 10 रुपये उनको मिलेंगे ही मिलेंगे कंपनियों से। तो ये उनको फ़ायदा देखने को मिला। और दूसरा फ़ायदा ये देख रहे थे कि चलो अपने राज्य में लौह अयस्क के भंडारे मिले हुए हैं, ये ठाले फिर रहे हैं, इनको कोई काम धंधा है नहीं, ये खदान में जाएंगे, काम वाम करेंगे, है ना, भट्टियों पे काम करेंगे या फिर ये क्या ट्रक टेम्पो चलाएंगे या फिर कोई चाय की होटल ही लगा देंगे। तो ऐसी मतलब सरकार की मंशा थी कि चलो लोगों को काम मिल जाएगा। और मेन जो उद्देश्य था वो था डेवलपमेंट, यानी कि उस राज्य का अच्छे से डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो पैसा राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग सक्षम होंगे, अपने आलीशान घर बना देंगे। अभी तुम देखना जब खजुराबाद जाते हो ना, तो इस गवाड़ी के आसपास कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। माइंस के आसपास जितने भी घर है ना 10-15 किलोमीटर की रेंज में अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं क्योंकि सभी उस फैक्ट्री में लगे हुए हैं, माइंस में सभी लगे हुए हैं। तो इस कारण उनको अच्छी आय भी हो जाती है और वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट भी कर पाते हैं। ऐसे समझ गई। अगला बिंदु है समस्याएं। अब किसी चीज़ का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना। फायदा हो रहा है तो नुकसान भी होगा। सबसे पहली बात विस्थापन होना, वहाँ पर लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा उनकी आजीविका समाप्त होना, यानी कि वो करेंगे क्या, क्योंकि इतने समय तो वो मतलब कहीं लकड़ी बीन के लिए आते हैं या फिर मतलब वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों से अपना गुजारा चला लेते, बकरियां चरा देते। लेकिन अगर इतने बड़े स्तर पे फैक्ट्री लगती है या ऐसा कुछ होता है तो फिर उन लोगों को परेशानी तो होगी। तीसरी दिक्कत थी पर्यावरण प्रदूषण, कि भाई ये काम स्टार्ट करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 दिक्कतें सरकार को देखने को मिली। अब फिर और मीटिंग हुई, मीटिंग में खनन एक्सपर्ट को बुलाया, पर्यावरण एक्सपर्ट को बुलाया और अर्थशास्त्र एक्सपर्ट को बुलाया। उनको पूछा कि भाई ये फ़ायदा है, ये नुकसान हो रहा है, अब तुम बताओ क्या करें। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा नुकसान है, तो उस नुकसान को अपन थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि भाई विस्थापन की दिक्कत आ रही है तो इनको कहीं और जगह घर बना के या छोटा मोटा रहने का दे देते हैं। आजीविका इनके लिए नए रोजगार के अवसर वैसे हम सर्जित करके दे देंगे या इनको प्राथमिकता देंगे। फैक्ट्री में इनको लगा देंगे, कुरकुरे बिस्किट की दुकान ये लगाएंगे, दूसरे को लगाने नहीं देंगे। ऐसे तो इनकी आजीविका चलने लग जाएगी। और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी उन्होंने कोई न कोई सोल्यूशन निकाला होगा। जैसे सीएनजी की गाड़ियाँ यूज करो आराम से, प्रदूषण होगा ही नहीं, डीजल पेट्रोल नहीं चलेगा तो प्रदूषण ही नहीं होगा। और दूसरा बिंदु आता है कि वहाँ के लोगों से भी तो बात करनी चाहिए। सरकार डायरेक्ट ही फैसला सुना दे कि घर के बाहर से सारी नालियाँ बंद करो, तो लोग तो परेशान होंगे ना। तो अपन गालियाँ किसको देंगे, सरपंच को देंगे कि साले ने पानी की व्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ रखी है, नाले की व्यवस्था है ही नहीं है, पानी इधर उधर कहीं जा रहा है, भरा हुआ है, कई गाँव में तुमने देखा होगा। तो फिर वहाँ का जो जनप्रतिनिधि था उसको बुलाया गया और उसको बोला तुम जाके आ वहाँ पे और लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, उनको समझा बुझा सकते हैं या वो जिद पे अड़े रहेंगे। तो उन्होंने कुछ डिस्कशन किया होगा ऐसे। तो इस प्रकार अंत में फैसला हुआ कि भाई अपन अब तो खनन करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद फिर
ये जो लॉ है इसके निकालने की प्रक्रिया है ये शुरू की गई। अब डेवलपमेंट से का इस चीज़ से क्या संबंध है, क्योंकि हमारे लेसन का नाम यही है ना कि नियोजित विकास, ऐसे ही है ना कुछ। तो नियोजित विकास जो है उससे क्या फ़ायदा है, यानी कि डेवलपमेंट कैसे होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखी कि उस एरिया का सबसे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा लोग मान रहे थे। इसी कारण तो थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन एक पॉजिटिव वे अपन को मिल गया, ठीक है। और दूसरा ये था कि बाकी देश जिनको आज हम सक्षम देखते हैं हर तरीके से, उनमें कभी हमारे जैसी स्थिति रही होगी, है ना। अमेरिका है, वही पहले कभी न कभी गरीब रहा होगा, उनको किसी न किसी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ा होगा, है ना। चांद पे वो भी पहले गया होगा, दिक्कतें उसको भी आई होगी, या उन्होंने अच्छी तकनीकी का प्रयोग किया होगा। गया ना बेटा, 2 देश जा चुके हैं, अपन का देश तीसरा बनेगा। 2 देश जा चुके हैं, यस। तो यूएस 2 देश है, मैं अब कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तुम देख लेना, मिल जाएगा। 2 देश जा चुके हैं और तीसरा अपना इंडिया बनेगा इस बार, ऐसे। तो कहने का मतलब ये कि वो चले गए, उन्होंने अपनी रिसर्च कर ली, ठीक है, लेकिन हम भी तो जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है और कैसी वहाँ की मिट्टी है, सारी चीज़ें हम मतलब उनका टेस्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे वहाँ पे। ऐसा है क्या वहाँ पे जीवन बसा सकते हैं क्या, और कोई वहाँ पे ऐसे खनिज पदार्थ हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम अपने यहाँ प्रयोग कर सकें, यानी कि कैसे बचाते हैं, जाएंगे कैसे ऊपर रहेंगे। तो नहीं, वो जो वहाँ पे रोवर घूमता है ना, मतलब एक लारी टाइप का होता है, वो घूमता है, वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ भेजता है और इन्फॉर्मेशन को वैज्ञानिक अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर चांद पे वो मिशन है जो ही नहीं जा पाया तो लोग कहाँ से जाएंगे। नहीं, अपन जा सकते ना बेटा, पहले अंतरिक्ष में लोग नहीं गए थे, लेकिन धीरे धीरे अंतरिक्ष में गए थे लोग। वहाँ पे भले वो आर्टिफिशियल बहुत सी चीज़ें अपने गैस के सिलेंडर लेके गए थे, लेकिन गए थे, है ना। अभी तुमने देखा होगा वो जो टाइटेनिक जहाज नहीं डूबा है, उसका मलबा देखने लोग तो गए थे, वहाँ समुद्र के अंदर चले गए, तो चांद पे क्यों नहीं जा सकते। चांद पे वो बोलते हैं ना, सुशांत सिंह ने प्लॉट ले रखा है, क्या है। अरे इसी बना रखा है, डायलॉग बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो प्लॉट कैसे ले लेगा। यस, आगे बात करें, और कोई क्वेरी तो नहीं है। जहाज लेके चले जाते हैं वो, कहाँ पे? जाने था तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा, एटमॉस्फेयर नहीं, इंसान जा नहीं सकते, रोबोट जाते से, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे रहना मुश्किल है। और वहाँ का वहाँ वातावरण, जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाती है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे पानी है कि नहीं है पता नहीं है, अपन तो पानी से मर जाएंगे, यहाँ से कितना ले जाएंगे। 23 अगस्त तक वो पहुँचेगा, हम 23 अगस्त तक 1 कैंपर ले जाएं, 2 कैंपर ले जाएं, और वजन बढ़ेगा, वजन यदि बढ़ रहा है तो कितना सामान ले जाएंगे अपन, 1 साल का नहीं ले जा सकते ना। अपन उदयपुर जाते हैं तो 1 महीने का राशन नहीं लेके जाते हैं, फिर घर पे फ़ोन करते हैं, गऊ नट गया बस में मेल दो, पता है ऐसा। तो बिल्कुल वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है ना। एक सी परिस्थिति नहीं है कि हम वहाँ पे जा सके, उसको चक्कर ही आ जाए, पृथ्वी के चक्कर लगाते चांद के चक्कर खत्म, और कुछ तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं कि ये कहाँ गए। डॉलर पे बैठने से तो लोग डरते हैं, फिर चांद तो दूर की बात है ना, मानव की बात कर रहा हूँ बस। अब बात करते हैं विभिन्न देशों में विकास। तो कुछ देश मतलब अपना डेवलपमेंट प्रॉपरली कर चुके हैं, है ना, और बिल्कुल उसमें पूरा मॉडर्न देश है, तो उनको हम विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। और कुछ देश जो अभी प्रोग्रेस पर चल रहे हैं उनको विकासशील देश मानते हैं, जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ, आधुनिकीकरण उनमें चल रहा है उनको। और कुछ ऐसे देश है जो है ऐसे ही रहना चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। क्लास में भी 3 टाइप के स्टूडेंट होते ही होते हैं। फर्स्ट, जो पहले से टैलेंट होते हैं। सेकंड, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। थर्ड, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, नींद निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल देश में वही बात है ऐसे। फिर अगला बिंदु है विकास के मॉडल। कितने मॉडल थे? हाँ, कौन कौन सा? पहला उदारवादी पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी। यस। अब बात करते हैं नियोजन की, ठीक है। तो नियोजन के बारे में सरकार ऐसा सोचती थी कि इसके लिए हमें योजना बना के काम करना पड़ेगा। आज मैंने भी तुम्हारे लिए योजना बना रखी है कि लगभग नवंबर के अंत तक हम अधिकतर अपना काम ओके कर लेंगे। तो उस योजना के तहत हम चल रहे हैं। भले तुम आलस्य ले रहे हो, फिर भी तुम पढ़ रहे हो,
तो तुम्हें एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा, सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाएगा। और तुम बोलोगे नहीं सर्कल ऐसे करते करते हम टाइम निकाल लें, तो फिर बहुत सी दिक्कतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, समझे ना। बाकी मैं तो हट में सिलेबस करा सकता हूँ, कितने 4 पार्ट बचेंगे 4 दिन में करा दूंगा, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं हुआ है लेसन कराने का। एक मतलब लेसन की हर एक चीज़ तुम्हें समझाना, ताकि ये लेसन तुम्हारे इस परीक्षा में ही काम नहीं आए, आगे बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो दो ना उसमें भी यहाँ से प्रश्न निकले। ये अपना उद्देश्य है। कुल मिला के लंबे समय तक यदि तुम्हें फायदा लेना है तो मेरी टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा। ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और मेन चीज़ ये होती है कि अपन पढ़ते पढ़ते अपना इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। थोड़ी देर तुम भी देखते होंगे घर पे किताब पढ़ रहे हो, 2 पैराग्राफ पढ़े या नींद आएगी या फोन में मैसेज आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन इस टेक्निक जो मैंने डेवलप की है, इस टेक्निक से पढ़ने से अपनी कोई दिक्कत नहीं आती है। यानी कि पहले हल्की फुल्की रीडिंग कर ली, फिर हाईलाइटिंग पार्ट निकाल लिया और थर्ड में पूरे लेसन को रिकॉल कर लिया और फिर अपन ये नोट्स दे देते हैं। तो इन 4-5 स्टेप में लेसन को पढ़ने से क्या होता है कि बोरिंग फील नहीं होती है। और ये तुमने अच्छे से महसूस किया होगा, किया नहीं किया? और समझ में भी आता है। क्लास में तेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तेरा भी अच्छा ही आएगा जब कुछ पूछ लूँगा तब, ठीक है। तो फिर हाँ, नियोजन को लेकर 1944 में जितने भी उद्योगपति थे वो एकजुट हुए और उन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की सोचा कि अर्थव्यवस्था को एक प्रॉपर योजना के तहत चलाया जाए। तो सारे ने मिलकर एक प्रस्ताव तैयार किया कि भाई हम सरकार को एक प्रस्ताव देंगे और इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। जैसे तुम सर को बोलते हो ना कि सर नहीं मॉडल हम हमारे हिसाब से बना लेंगे, आप हमें सजेशन मत दो। सर बोलते नहीं तेरे को वैसे बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। ये बोलेगा सर नहीं मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं बना लूँगा, तो ये अपने हिसाब से बना सकता है, इसमें इसकी फ्रीडम भी ज़्यादा रहेगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया जिसको किसके नाम से जाना गया? बॉम्बे प्लान। याद रह जाएगा। बॉम्बे प्लान क्या है? वो जो बम धमाका हुआ था उसके बारे में मत बताना कि आतंकवादी आए थे और ताज होटल को तोड़ दिया था, फोड़ दिया था। तो बॉम्बे प्लान यानी उद्योगपतियों का एक संयुक्त प्रस्ताव। बता देगी लास्ट के बच्चे बताते हैं वो आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए बोल रहे हो क्या सर? तेरे को बोलना है नहीं सर, उद्योगपतियों के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने एक संयुक्त प्रस्ताव बनाया था उसके बारे में, ठीक है। समझ गई? संयुक्त प्रस्ताव क्या बनाया था? प्रस्ताव उन्होंने अपना पूरा प्लान बना के दे दिया था कि हम इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा वो सब हाँ 1944 की बात हो रही है। ये पंचवर्षीय योजना से बात चली थी, लेकिन पहले ही साले खुद की योजना बनाने लग गए, है ना। ऐसे फिर बात करते हैं अपन, और कोई बचा तो नहीं है? हाँ कंप्लीट। फिर है योजना आयोग। फिर अस्तित्व में कौन आया था? योजना आयोग। अब सरकार ने इनसे सीखा साले ये अपना अपना प्लान बना के काम कर रहे हैं, क्या पता हम भी थोड़ा हस्तक्षेप कर ले, क्या थोड़ा बहुत फायदा हमको मिल जाए। तो फिर सरकार ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए योजना आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? योजना आयोग का। और इसका जो अध्यक्ष है किसको बना दिया? प्रधानमंत्री को। यानी कि योजना आयोग में जो भी मतलब फैसले लिए जाते हैं तो हाँ, तो उनके मतलब उपस्थिति में सारे फैसले लिए जाएंगे। फिर योजना आयोग ने सोचा कि एक काम करते हैं अपन 5-5 साल का प्लान बनाते हैं। जैसे अभी हमने 10 महीने के बनाए ना, तुम 10 महीने के बैच में जुड़े हुए। अब जो जैसे देखा था ना कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना में गड़बड़ हुई थी, हैं? तो हुई क्या? एक पंचवर्षीय योजना शुरू होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। तीसरी हाँ, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कोर्स इनरोल करते हैं, 3 महीने पढ़ते हैं, भग जाते हैं, तो उनकी स्थिति चौथी पंचवर्षीय योजना वैसी हो जाएगी, है ना। और बाकी जिन्होंने 10 महीने का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया वो तो बिल्कुल कंप्लीट है, वो पहली पंचवर्षीय योजना की तरह होंगे ऐसे। तो बिल्कुल योजना आयोग ने यही काम किया था, पंचवर्षीय योजना का विकल्प लिया था कि भाई अपन 5-5 साल के प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो व्यय मतलब पैसा होता है उसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला तो इस योजना पे खर्च करेंगे, दूसरा अपने लिए ऐश करेंगे, यानी कि अलग सर्विसेज। तो ये इन्होंने बजट मतलब 2 हिस्सों में बांटने का तरीका अपनाया, समझ गए। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? गैर योजना व्यय और योजना व्यय। गैर योजना व्यय क्या होता है? जो योजना के अलावा अलग कामों में यूज करेंगे, और योजना व्यय योजना के ऊपर खर्च करना है, समझ गई। अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। नीति आयोग आ गया वो वर्तमान की बात नहीं करेंगे,
ठीक है। ये उसमें है क्या है? नहीं, वो जब अपन रिवीजन सेशन में लेंगे ना उसको, ठीक है। अभी अपन मोटे मोटे तौर पे सारे कीवर्ड पॉइंट को निकाल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना है, तो पंचवर्षीय योजना का फर्स्ट प्रारूप 1951 में जारी कर दिया गया, और इन्होंने यहाँ पे सोचा कि भाई विकास की रफ्तार हम क्या रखेंगे, धीमी रखेंगे। क्या रखेंगे? धीमी, यानी कि अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी बढ़ रहे हैं ना, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट के समय तो तुम खुद मेन पॉइंट में टॉपिक बोलूँगा और तुम डिटेल, टॉपिक डिटेल, टॉपिक डिटेल, कहीं अटकोगे तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो ऐसे करके अपन भी अच्छा डेवलपमेंट कर लेंगे। तो ये इन्होंने बोला कि फर्स्ट में अपन स्पीड क्या रखेंगे, थोड़ी सी धीरे रखेंगे। और फिर इन्होंने पहला टॉपिक कौन सा लिया, खेती, है ना, कि अगर कृषि में अगर अपन ध्यान दें, किसमें, कृषि में यदि अपन ध्यान देंगे तो शायद अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके लिए इन्होंने विभिन्न बांध बनवाए, इसके अलावा सिंचाई के लिए इन्होंने अलग अलग तकनीकों का विकास किया। और इसी के तहत भाखड़ा नांगल बांध जैसी परियोजनाएं क्या की इन्होंने विकसित की। सबसे बड़ा बांध है ना भाखड़ा नांगल बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध। एक दिन हम ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे बड़ा बांध कौन सा है, और सबसे ऊंचा बांध टिहरी। टिहरी टिहरी है ना, ये उत्तरी भारत में। ऊंचा कैसे, मतलब ऊपर है? और सबसे लंबा बांध शायद हीराकुंड होगा मेरे हिसाब से। ठीक अच्छा, है, लंबा तो पता ही है, ऐसे लंबा होता है, लेकिन ऊंचा कैसे होता है? ऊंचा हाइट बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे खड़ो भी ज्यादा है। हाँ, बहुत ऊंचाई पर होता है। उन लोग भी लगे ठीक है। क्या ऊपर बांधने के लिए ठहरता अगर है? पर्वतों वाला इलाका है ना, वहाँ पर्वतों वाला इलाका है, तो वहाँ पर सबसे भारत का जो मतलब समुद्र तट है ना, समुद्र तट, तो उससे बहुत मतलब ऊंचा होता है। जैसे रेलवे में तुम कभी गए होंगे तो वहाँ पे लिखा होता है समुद्र तल से मतलब ऊंचाई, तो वहाँ की ऊंचाई सबसे अधिक है ना। जैसे धरातल का लेवल होता है ना, किसी का घर मंगरी पर होता है, किसी का घर निचले इलाके में होता है, ठहर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बांध है ना, वो सबसे ऊंचे इलाके पर स्थित है। ठीक है, क्या नाम उसका? क्या बताया मैंने, भाखड़ा नांगल बांध सबसे वो बड़ा बांध, बड़ा है वो तो। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध, और सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड। हीराकुंड। ले जाएगा यार, ठीक है। एक तो हीरा बांध आ गया, हाँ, हीराकुंड। यस। अब हम बात करते हैं कृषि के अलावा इस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर भी ध्यान दिया गया। जैसे मतलब खाद और उर्वरक का प्रयोग भी शायद उस समय किया होगा, है ना, ताकि अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट अपन कर सके। और फिर कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना को रोक भी दिया गया था, वो बात भी हमें याद होनी चाहिए। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू होगी, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योगों पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया, उद्योगों पर। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में जैसे बिजली हो गया, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाना, है ना, रेलवे का विस्तार करना, इस्पात का डेवलपमेंट, यानी कि लोहा बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, स्टील बनाने की, तो उसका डेवलपमेंट करना, और मशीनरी, नई नई मशीनों का आविष्कार करना, और संचार, यानी कि लोगों को संचार के माध्यम से जोड़ना। टीवी उस समय आई थी, ये टेलीफोन, हाँ, ये सब उस समय चले थे। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किए गए। जैसे BSNL के बारे में हमने सुना है, सबसे पहले BSNL ही आया था, मतलब पहला संचार। और तुम्हें पता होगा BSNL की पहले लाइन आती थी अपने यहाँ, है ना, BSNL की लाइन। जैसे तुमने देखा होगा ना, घर में टेलीविजन नहीं चलते, पहले टेलीफोन होते, वो तार वाले, स्प्रिंग जैसे तार वाले अपन बात करते, तो वो शायद BSNL के होते। अलग कंपनियां भी प्रोवाइड कराती थी, लेकिन BSNL एक सार्वजनिक है ना, सरकारी है BSNL, सरकार की तरफ से। तो इसी क्षेत्रों का विकास किया गया। जैसे अभी एयरटेल वोडाफोन की अपन बात करते हैं ना, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट मतलब निजी कंपनियां हैं, लेकिन BSNL क्या है, सरकारी। इसमें सरकार ज़्यादा पैसा कमाती है, और ठंडी चल रही है, लेना है नहीं देना। सर जियो प्राइवेट है, एयरटेल ही प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट है आज के समय। और तूने वो VI की सिम भी सुनी होगी, वोडाफोन और आइडिया मिलके, है ना, तो वो दोनों मिलके संयुक्त प्रस्ताव उन्होंने तैयार कर लिया। मतलब प्राइवेट कैसे, मुनाफा खुद रखती है, सरकार को नहीं देती है। ऐसे टैक्स तो भले भरना ही पड़ता है, इतना कमा रहे तो
सरकार के टैक्स जाते ही है, लेकिन फिर भी उस कंपनी के मालिक वो है, मतलब पर्सनल मालिक है ना। सरकार को पार्टनर, टैक्स एक तो दे। पार्टनरशिप होती है, अपन दुकान खोलते हैं पार्टनरशिप में खोलते हैं, और एक अपन अकेले खोलते हैं, अकेले वाली प्राइवेट होती है और पार्टनरशिप बोलते हैं ना कि हाँ इन दोनों के बेड़ा में। हाँ मतलब अकेले वाले है तो उसको टैक्स क्यों भरना पड़ेगा? फिर भी अपन कुछ चीजें खरीदते हैं तो अपन को भी टैक्स देना पड़ता है ना बेटा, उस पर लिखा आता है कि इतने % पैसे सरकार को दिए जाएंगे ऐसे। हर एक पार्ट से आती है अभी जीएसटी लगी, सुना कि नहीं सुना? हाँ सर, जीएसटी 2017-18 ऐसे कुछ लगी किसी भी थी। चीज के अभी ज्यादा हाँ। टैक्स पड़ तो जीएसटी जो लगी थी ना उसमें यही तो बताया था कि राज्य सरकार इतना टैक्स लेगी और केंद्र सरकार इतना टैक्स लेगी। यानी कि तूने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, यानी कि तूने कोई ऐसे जैसे फूल वूल भी अगर बना दिए वेस्ट मटेरियल से, अब तू उनको ऑनलाइन बेचना चाहती है तो वहाँ पे तेरे को एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, है ना। पैन कार्ड के थ्रू सरकार को पे करेगी, जिससे उसकी फीस तूने अगर 100 रुपये भी रखी है ना, तो 20 रुपये क्या लेगी, या जैसे 18% जीएसटी लग रही है तो 18% पैसा सरकार के पास जाएगा। फिर तेरी वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 82 रुपये की हो जाएगी ना ऐसे। उसके अलावा तेरा प्रोडक्शन और तेरी कमाई वो अलग ऐसे। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में लागू की गई, ठीक है। और इसमें शहरों में शायद उद्योगों पर ऐसे कुछ ध्यान दिया गया है, शहरों पर। उद्योगों को शहरों में विकसित किया यस, शहरों में उद्योगों पर ध्यान दिया गया है। और फिर तीसरी के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना भी मिलती जुलती थी, सही बात है ना। 1971 में चालू हो गई। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी से मिलती जुलती थी, ऐसे ही है ना। यस, याद रह जाएगा कि नहीं? रह जाएगा। एक बार और बता देता हूँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से मिलती जुलती थी, ठीक है। फिर बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका लागू कब होना था? 1966 में। चौथी 66 में लागू होना था। रुक गई थी ना बीच में। हाँ, लेकिन लागू नहीं हुई, ठीक है। 1966 में उसका मन हुआ था कि भाई लागू हो जाऊं, पर लागू नहीं हुई, ठीक है। क्यों? कारण पूछिए तो क्या बताना है? इस समय भारत गहन आर्थिक संकट में था। तेरे को पता हो तो इसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था, करगिल का युद्ध, ऐसे कुछ सुना था ना। कार्बो ऐसे कुछ हाँ नहीं थी हाँ, युद्ध हुए थे, 2 युद्ध हुए थे। एक इकोतर बोईतर के आसपास हुआ था और एक 66-67 वो तो के। पाकिस्तान ने खुद आके हमला किया। हाँ, सही। तो इसी कारण मतलब भारत में दिक्कतें आ गई साले, इधर डेवलपमेंट कर रहे थे, इधर नुकसान हो गया। हाँ, भारत के Yes. बारे हम किसी को ऊपर अब तेरे कोई हमला क्वेरी हो किया। तो पूछ ले मेरे से, बाकी नोट्स तैयार है।